आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, है ना, परमाणु के विभिन्न प्रतिरूप, एटॉमिक मॉडल जिनको हम बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु के प्रतिरूप, मॉडल्स ऑफ एटम। और इसमें सबसे पहला मॉडल आता है थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रतिरूप, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, कुछ ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, थॉमसन और रदरफोर्ड। उसके बाद जो आएगा, जो आपका मेन सिलेबस का पार्ट है, वो है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, और उसे हमें डिटेल में पढ़ना है, बोथ फॉर द जीआईसी एज वेल एज फॉर द एलटी, ठीक है, एंड एज वेल एज फॉर द टीजीटी, क्योंकि उसमें भी वो टॉपिक इतना ही डिटेल में दिया है जितना कि जीआईसी में दिया है। आओ स्टार्ट करते हैं इसको। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। तो बच्चों इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला कि परमाणु जो है वो एक क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। मतलब एक परमाणु में सब तरफ जो है प्लस चार्ज फैला हुआ होता है, इस तरह से यह एक धनावेशित गोला होता है, चारों तरफ प्लस चार्ज इस तरह से बिखरा हुआ रहता है ना। तो इन्होंने बोला कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला होता है और उसके बीच बीच में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो बिखरे हुए रहते हैं, जैसे कि तरबूज में बीज बिखरे हुए होते हैं, है ना। तरबूज में जिस तरह से बीज होते हैं वैसे ही एक परमाणु में जो है धनावेश के बीच में ऋणावेशित कण बिखरे होते हैं, और इन ऋणावेशित कणों को हमने बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, है ना। तो बस एक सिंपल सी लाइन ध्यान रखनी है, बस दो बातें बेटा, क्या दो बातें ध्यान रखनी है भैया। एक तो ये ध्यान रखनी है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इस परमाणु प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल। या इसी मॉडल का दूसरा एक और नाम भी होता है, क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ये एक प्रकार की जो है स्वीट्स होती है, मिठाई होती है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको। ये बस ये दो नाम ध्यान रखने, थॉमसन, बाकी अदरवाइज कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। एक लाइन ध्यान रख लेना कि परमाणु धनावेशित गोला होता है और उसके बीच बीच में ऋण आवेशित कण ठीक वैसे ही बिखरे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं, करेक्ट। तो ये थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप था कि परमाणु जो है एक धन आवेशित गोला होता है, परमाणु धनावेशित गोला होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, धन आवेशित गोला होता है, ठीक है, धनावेशित गोला होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, स्फीयर होता है जिसमें ऋणावेशित कण, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऋणावेशित कण ठीक वैसे ही बिखरे होते हैं, ऋणावेशित कण ठीक वैसे ही बिखरे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज, ठीक वैसे ही बिखरे होते हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम दे दिया गया दूसरा तरबूज मॉडल। सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के अंदर, तरबूज में बीज जो होते हैं वाटरमेलन में, तो ठीक उसी तरह से परमाणु में जो है नाभिक तो नाम नहीं लिया, ये बोल दिया कि धनावेशित गोला है, यानी प्लस चार्ज पूरे परमाणु में फैला हुआ है। हालांकि ये बात सही बात तो नहीं है, लेकिन उस समय भी इस चीज को दे देना कि भाई धनावेशित गोला बता पाना, जब आपके पास कोई इक्विपमेंट, कोई है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं हो, तो उस समय भी इस तरह की चीजों को बताना एक बड़ी बात होती है। तो आज भी हम इस थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप को ध्यान रखते हैं। उसके बाद में दूसरा परमाणु प्रतिरूप आया जो कि आपको मेनली पढ़ना है, वो है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। आओ देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रतिरूप में क्या बताया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है ना। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, एक प्रयोग के द्वारा की थी जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो सबसे पहली बात, रदरफोर्ड के लिए क्या नाम आ जाएगा बेटा भैया, नाभिक की खोज का श्रेय, नाभिक की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी, ये एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रयोग किया था, इन्होंने किया था एक प्रयोग जिसका नाम था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें इन्होंने सोने की एक पतली पन्नी का यूज किया था। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस पर किया गया,
तो गोल्ड फॉइल, फॉइल मतलब पन्नी, सोने की एक पतली पन्नी पर इसका जो है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था और इस प्रयोग से नाभिक की खोज हुई थी। और प्रयोग क्या था वो देखिए भैया बोर्ड पे क्या है। ये एक गोल्ड का एटम है ना। इस गोल्ड के एटम जो है या गोल्ड का पन्नी मान लो, उसके सामने इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की कर्टन यानी कि पर्दा लगा दिया, जिंक सल्फाइड ZnS का। जिंक सल्फाइड में क्या खास बात होती है कि जब इस पर कोई आवेशित कण टकराता है ना, तो वहां पे चमक उत्पन्न होती है, जो है ग्लो आता है, एक स्पार्किंग होती है, एक चमक सी उत्पन्न होती है, जिससे हमें कणों के बारे में पता लगता है। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट ये था कि हम जानते हैं कि परमाणु का जो केंद्र है ना, उसके अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस। ये होता है नाभिक जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हमें अब पता है, पहले उस समय पता नहीं था। ठीक है, तो अल्फा कणों की इनके ऊपर बौछार की गई और मैं आपको बता चुका हूं अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक। तो जब अल्फा कणों की बौछार की गई तो ये देखा गया कि ज्यादातर अल्फा कण इस पन्नी में से क्या हो गए भैया, सीधे गुजर गए। जैसे ये अल्फा कण आया और ये अल्फा कण इस पन्नी में से सीधे निकल गया, मोस्टली, ज्यादातर, है ना। अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पतली पन्नी में से यानी कि उसके परमाणु में से क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं और जिंक सल्फाइड पर बिना कहीं विचलित हुए एक ग्लो क्रिएट करते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड के पर्दे। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो एक निश्चित, है ना, दूरी तक जाने के बाद क्या हो गए, अपने रास्ते से मुड़ गए, एक कोण के ऊपर, एक निश्चित कोण के ऊपर अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए, एक निश्चित कोण तक जाकर, एक निश्चित दूरी तक जाकर एक निश्चित कोण पर विचलित हो गए। ये जैसे अल्फा कण है और ये अपने जो है मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया एक निश्चित कोण के ऊपर। ये एंगल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अल्फा कणों में ये एंगल अलग अलग होता है। और क्या देखा इन्होंने, और इन्होंने देखा कि बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण जिस मार्ग से गया था, है ना, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, जिस रास्ते से गया था भैया वहीं से मुड़ के वापस आ गया। ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का मेन पॉइंट था। इसी से पता चला कि परमाणु के केंद्र में धन आवेशित भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। ठीक, ये इस तरह से। तो मोस्टली अल्फा कण क्या होते हैं, इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी में से सीधे गुजर जाते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो निश्चित कोणों पर, एक फिक्स्ड एंगल पर, है ना, ये फिक्स्ड एंगल है, इनका अलग अलग एंगल हो सकता है, ये तो निश्चित कोणों पर क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, डिविएशन हो जाता है उनमें। और बहुत ही कण, बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, अल्फा कण क्या होता है बताया था मैंने आपको, हीलियम का नाभिक होता है, 2He4+2, 2He4+2 हीलियम का नाभिक। तो 20,000 में से एक कण ऐसा था, एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। क्यों आया, क्योंकि अल्फा पर भी प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ सेंटर में भी कुछ प्लस चार्ज होगा और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, रिपल्शन हुआ होगा, इसलिए वो अल्फा कण वापस अपने उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इससे ये पता चला कि यहाँ सेंटर में कुछ धनावेशित सा भाग होगा और उसी धनावेशित सा भाग जो था उसको बाद में हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको बाद में हम लोगों ने नाभिक नाम दे दिया। बोलो बेटा, क्लियर है। क्या क्या प्रेक्षण हुए, तो आइए देखिए प्रेक्षण क्या प्राप्त हुए। रदरफोर्ड के इस मॉडल से हमें क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। तो प्रेक्षण ये प्राप्त हुए कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए, ऑब्जर्वेशन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, है ना, अधिकांश अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर जाते हैं। ठीक है, पन्नी से सीधे गुजर जाते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। इससे यह पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग, ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। भैया सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या अंदर कुछ है ही नहीं, तभी तो वो सीधा सीधा निकल गया उसमें से। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण अलग अलग कोणों पर मुड़ गए, है ना, तो कुछ अल्फा कण, दूसरा जो है प्रेक्षण क्या निकला, कुछ अल्फा कण निश्चित कोण पर मुड़ गए।
ठीक है, निश्चित कोण पर मुड़ गए, निश्चित कोण पर अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए मतलब मुड़ गए, ठीक है, विचलित हो गए, कोई एक फिक्स्ड कोण पर विचलित हो गए, ठीक है। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा जो प्रेक्षण था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तीसरा प्रेक्षण क्या था कि 20,000 में से एक अल्फा कण वापस उसी मार्ग से, है ना, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस आ जाता है। यहां से 20,000 अल्फा कणों में से, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण उसी मार्ग से, जिस मार्ग से गया था ना, उसी मार्ग से वापस आ जाता है। बाउंस बैक बोलते हैं इसको। जैसे आपने कोई बॉल फेंकी और वो बॉल टकरा के उसी तरफ से, उसी रास्ते से वापस आ गई, बाउंस बैक हो गया एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये तो प्रेक्षण हुए। इन प्रेक्षणों को देखकर इन्होंने अपना परमाणु प्रतिरूप दिया। इन प्रेक्षणों के आधार पर, ये सब कुछ जानने के बाद इन्होंने अपना परमाणु प्रतिरूप दिया, है ना, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। ये इनके मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के मुख्य बिंदु। सबसे पहला पॉइंट क्या था भैया, सुनना। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार सही नहीं है, या कौन सा रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की एक अवधारणा या एक पॉइंट, है ना, एक बिंदु नहीं है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होता है इसका मतलब, तभी तो अल्फा कण सीधे निकल गए, है ना, अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला पॉइंट तो ये मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला, जो कण 20,000 में से एक वापस आया था, इसका मतलब बीच में उसको कोई एक धनावेशित भाग मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला बीच में कहीं, तो वही उसका क्या हुआ, द्रव्यमान। यानी कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो होता है वो केंद्र में होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है, संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का कंप्लीट मास, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, हॉलो मतलब खोखला होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये नाभिक धन आवेशित कणों से बना होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जो धन आवेशित कणों से बना होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है, धन आवेशित कणों से बना होता है, कणों से बना होता है, ठीक है, विच इज मेड अप बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है। संपूर्ण द्रव्यमान जो है, होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर, विच इज मेड अप बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो ये धनावेशित कण होते हैं, उतने ही ऋणावेशित कण होते हैं जो वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। मतलब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। जितने कण बीच में केंद्र में होते हैं धनावेशित, उतने ही बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं ऋणावेशित कण। यानी धनावेशित कणों के चारों ओर, ठीक है, या नाभिक के चारों ओर लिख सकते हैं आप, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो है इलेक्ट्रॉन कहेंगे बाद में। तो नाभिक के चारों ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं, जिनकी संख्या, चक्कर लगाते हैं जिनकी संख्या धनावेशित कणों के बराबर होती है, जिनकी संख्या, नंबर धनावेशित कणों के बराबर होती है, जिनकी संख्या जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स धनावेशित कणों के बराबर होती है। यानी कि यूं देखा जाए तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से उदासीन है। जितने पॉजिटिव है उतने ही साथ में क्या है, नेगेटिव है।
तो वो न्यूट्रल होता है एटम। और लास्ट पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काम का भी आएगा, आगे भी काम आएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो क्या है, इन्होंने जो है परमाणु के नाभिक का आकार की एक सीमा बताई कि भाई परमाणु के नाभिक का आकार इतना होता है, आकार मीन्स त्रिज्या इतनी होती है, और इसी तरह से परमाणु के नाभिक और परमाणु का भी आकार बताया कि वो इतने जो है कोटि का होता है। तो ये लास्ट पॉइंट ध्यान रखना कि परमाणु का आकार कितना होता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार, ठीक है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का आकार, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, परमाणु का जो आकार है वो कितना होता है। तो परमाणु का आकार 10 की घात माइनस, है ना, परमाणु का जो आकार है वो होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, जिसे हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 10 की घात माइनस 10 मीटर का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु का जो आकार है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर, और नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर। ठीक है, नाभिक का जो आकार कह दो या त्रिज्या कह दो, हम यहाँ आकार केमिस्ट्री में जो वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब त्रिज्या से होता है कि भाई त्रिज्या इतनी है। तो नाभिक का आकार 10 की घात माइनस 15 मीटर, ध्यान रखें 10 की घात माइनस 15 मतलब फेम्टोमीटर होता है, एफएम बोलते हैं, या फर्मी मीटर भी बोल सकते हो, फर्मी मीटर, फेम्टो या फर्मी मीटर 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। इसको आप फेम्टोमीटर भी कह सकते हो, फर्मी मीटर या फिर फेम्टोमीटर। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये 4 बातें थी जो कि रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में दी गई थी कि परमाणु एक उदासीन और अधिकांश भाग इसका खोखला होता है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित कण चक्कर लगाते हैं जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया, उनकी संख्या धनावेशित कणों के बराबर होती है। उसके अलावा परमाणु का जो आकार होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर, द साइज ऑफ एटम, द रेडियस ऑफ एटम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम, और द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, यानी फेम्टो या फर्मी मीटर के इक्वल होता है, 1 फर्मी मीटर बोलते हैं। करेक्ट। आगे आते हैं, इस लास्ट पॉइंट से एक रिलेशन उन्होंने बनाया। क्या रिलेशन बनाया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो आप ऐसे निकाल सकते हो, आर एन बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। किसकी त्रिज्या? नाभिक की। किसके नाभिक की? किसी भी परमाणु के नाभिक की। किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या निकालनी है, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, तो आर नॉट एक कांस्टेंट है और ए का मतलब परमाणु भार होता है ना, एटॉमिक मास। ए का मतलब होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास, और आर नॉट जो है वो एक स्थिरांक है, इसका मान फिक्स्ड होता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो वापस पूछ लीजिएगा, ध्यान एकदम अच्छे से बोर्ड पे रखना है और साथ में आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, कुछ रह जाए नोट्स में मान लो तो बाद में पैनल को देखकर उसको, है ना, कॉपी करके वापस लिखना भी है। तो ये एक रिलेशन ध्यान रखना कि परमाणु की त्रिज्या बराबर होती है आर नॉट ए टू द पावर 1/3, जहां पे आर नॉट कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.25 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ऊपर ए जो है वो परमाणु भार है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास यहाँ रखो तो आपको उस परमाणु की त्रिज्या मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ये क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे बोल दिया जाए कि परमाणु तथा नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, परमाणु तथा नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, परमाणु एवं नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, रेडियस का रेशियो क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या हमें पता है 10 की घात माइनस 10 मीटर और नाभिक की 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा त्रिज्याओं का, तो हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह से भैया, त्रिज्याओं का रेशियो मतलब आर एटम अपॉन आर न्यूक्लियस। आर एटम होता है 10 की घात माइनस 10 और न्यूक्लियस होता है 10 की घात माइनस 15। त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 की घात माइनस 5 नीचे बचा ऊपर आ गया,
यानी कि ये हो गया 10⁵ सही बात है। यहां से अगर आपको कहे कि परमाणु की त्रिज्या क्या है, तो हम कह सकते हैं ये 10⁵ गुना है किसकी, नाभिक की त्रिज्या का। देखो समझ में आ रही है बात। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की जितनी त्रिज्या होती है उसका कितना, 10⁵ गुना, है ना, 10⁵ गुना होता है। 10⁵ 5 टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस, रेडियई ऑफ न्यूक्लियस। आप सोचो कितना बड़ा होगा परमाणु, और नाभिक कितना छोटा होगा, है ना, नाभिक का साइज कितना छोटा होगा कि उसका 10⁵ गुना बड़ा होता है परमाणु। आर्य। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आपको दूसरे वर्ड्स में दे दिया कि त्रिज्याओं के अनुपात की जगह आपको बोल दिया परमाणु और नाभिक के आयतन का अनुपात क्या होगा। यही चीज वापस आपको दूसरे क्वेश्चन फॉर्म में दे दी कि परमाणु तथा नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक के आयतन, वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आयतन का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, आयतन का अनुपात क्या होगा। चेंज हो गया थोड़ा सा सवाल। अब वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया तो हमें पता है गोला होता है, दोनों ही, परमाणु भी गोलाकार होता है, नाभिक भी गोलाकार होता है, तो हम कह सकते हैं आयतन परमाणु का अपॉन आयतन नाभिक का, ये अनुपात आपको निकालना है। परमाणु के आयतन का और नाभिक के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, देखो नाभिक का आयतन क्या हो गया, 4/3, परमाणु का हो गया 4/3, और आर एटम का क्यूब 4, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, आर न्यूक्लियस आ जाएगा इस बार, आर न्यूक्लियस का क्यूब। यस, 10⁵15 अनुपात 1, एग्जैक्टली 10⁵15 आ जाएगा। कैसे आया, ये कैंसिल आउट हो गया, देखो आप, और ये रह गया आर ए का क्यूब अपॉन आर एन का क्यूब, तो वी एटम अपॉन वी न्यूक्लियस, यानी परमाणु का आयतन बटा नाभिक का आयतन, ये हो जाएगा आर एटम का क्यूब, और ये हो जाएगा आर न्यूक्लियस का क्यूब। सही है, आर एटम का क्यूब, आर न्यूक्लियस का क्यूब। आर एटम होता है 10⁻−10, आर न्यूक्लियस हो गया 10⁻−15, और इन दोनों का क्या है, क्यूब है। इसका क्यूब करेंगे तो ये -30 कैंसिल आउट हो गया, 5, तो आ जाएगा ये 10⁻15/1, है ना, नीचे 10⁻−5 का क्यूब बच जाएगा, इसका क्यूब रह जाएगा 10⁻−5 का क्यूब -15, 15 ऊपर ले लो तो हो जाएगा 10⁻+15/1। यानी यहां से आप यूं कह सकते हैं कि जो परमाणु का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ एटम जो है, वो नाभिक के आयतन का क्या होता है, 10⁻15 गुना होता है। आयतन के हिसाब से देखा जाए तो इतना होता है, परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना होता है, 10⁻15 टाइम्स होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में से क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा, है ना, परमाणु और नाभिक, अभी उल्टा बोल दिया, कभी नाभिक और परमाणु के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो पहले नाभिक ले लो, बाद में परमाणु ले लो, आयतन का अनुपात आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और बताता हूं, पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे यदि एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु भार होता है 27, ठीक है, एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या, यदि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या x मीटर है, मीटर में ले लिया, x कुछ भी हो सकता है, हमने x मीटर ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या x मीटर है, तो टेलुरियम, टेलुरियम होता है परमाणु भार A बराबर 125, टेलुरियम होता है Te, टेलुरियम बोलते हैं Te को, टेलुरियम। तो टेलुरियम यानी A बराबर 125 के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। अगर एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या इतनी है तो टेलुरियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। लिखिए आप और फटाफट से एक बार ज्ञात करके बताइए। अगर एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस x मीटर है तो टेलुरियम के न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, अगर टेलुरियम का परमाणु भार 127 है ना, टेलुरियम का परमाणु भार जो है वो 127 है, 125 है, सॉरी 125 है, और एल्यूमिनियम का 27 है।
तो सीधा इस रिलेशन से हो जाएगा ना, आर एल्यूमिनियम अपॉन आर टेलुरियम बराबर ए एल्यूमिनियम अपॉन ए टेलुरियम की घात 1/3 है ना, ये रिलेशन निकला इन दोनों में। तो यहां से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से R प्रोपोर्शनल है a की पावर 1/3 के, तो R1 अपॉन R2 बराबर A1 अपॉन A2 की पावर 1/3 कर सकते हैं ना। आओ देखो कैसे सॉल्व करेंगे, या देखिएगा बोर्ड पे, ये हमने सॉल्व कर लिया इसको इस तरीके से। हमें पता है भैया कि R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है a की पावर, Rn इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, ये होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि R एल्यूमिनियम अपॉन R टेलुरियम बराबर क्या होगा, A एल्यूमिनियम अपॉन A टेलुरियम की पावर 1/3 है ना। तो R एल्यूमिनियम X दे रखा है, R टेलुरियम हमको निकालना है, R टेलुरियम हमको निकालना है। A एल्यूमिनियम दे रखा है 27 है, और ये दे रखा है जो कि 125 है, और इन दोनों की पावर हो जाएगी 1/3। अब 27 का 1/3 क्या होता है, 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है ना, तो ये 3 हो गया। और 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट होता है 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो क्यूब रूट हो गया 5। वैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 27, क्यूब रूट हो गया 3। तो ये हो गया x अपॉन R टेलुरियम बराबर 3/5। तो R टेलुरियम किसके बराबर हो जाएगा, R टेलुरियम बराबर हो जाएगा 5x/3। ये आपका आंसर हो गया 5x/3। अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एल्यूमिनियम परमाणु की अगर त्रिज्या x पिकोमीटर है या x मीटर है, तो टेलुरियम की त्रिज्या कितनी होगी, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो नाभिक अलग है, परमाणु की त्रिज्या अलग है, तो आप इसको परमाणु के साथ मिक्स मैच मत कर देना। बोर मॉडल में, बोर मॉडल परमाणु की त्रिज्या निकालता है, और ये मैंने आपको नाभिक की त्रिज्या निकालना सिखाया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। Rn इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3।